नारायण हरि की तलाश में कई जगह छापेमारी। एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बाबा नारायण साकार हरि की तलाश तेज। नारायण हरि की तलाश में कई जगह छापेमारी। एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा कहां किसी को नहीं पता, तलाश तेज है बाबा की। वहीं एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की है। तो जगह जगह छापेमारी हो रही है। एसटीएफ की टीम भी जुटी है। नारायण हरि की तलाश में कई जगह छापेमारी हो रही है। तो जिस तरीके से हाथरस में सत्संग, भगदड़, 121 की मौत, कई जख्मी, बाबा की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन बाबा कहां किसी को पता नहीं। वहीं बाबा के हर आश्रम पर नजर रखी जा रही है। एसटीएफ ने बाबा के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की है। और नोएडा से हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं, वहीं श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मैनपुरी के आश्रम में बाबा, लेकिन सारी कवायद जो कि नाकाम साबित हुई, और दूसरी ओर अभी भी यही सवाल बना हुआ है, या कहें यक्ष प्रश्न है कि बाबा है कहां, जिनकी तलाश में छापेमारी भी हो रही है, तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन बाबा कहां पता नहीं। बिल्कुल, बाबा कहाँ है किसी को नहीं पता। अभी तक कहा जा रहा था कि इस आश्रम में ही बाबा मौजूद है। बाबा का ये कुलेनुमा जो आश्रम है, इसमें क्योंकि बाबा घटना के बाद यहाँ पर आया था और तमाम लोगों ने इस बात की तस्दीक की। जो स्थानीय दुकानदार है वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने बाबा के काफिले को आते हुए देखा। इसके बाद उनके सेवादार ने इस बात की पुष्टि की कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बाबा इस आश्रम में मौजूद नहीं है, यानी कि बाबा आश्रम के अंदर आया और उसके बाद फरार हो गया। तो ये कैसे हो सकता है कि पुलिस का पहरा लगातार बना हुआ है और उसके बाद बाबा यहां से लापता हो जाए? क्योंकि कल जब इनके वकील एपी सिंह यहाँ पर आए थे तो वो आश्रम के अंदर दाखिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि बाबा कहाँ पर है। इसके बाद कहा जा रहा है कि देर रात यहाँ पर एसटीएफ भी पहुंची थी। एसटीएफ ने आश्रम के अंदर दाखिल होकर के तमाम तलाशी ली और बाबा वहां पर नहीं मिला। तो इसके बाद ये बात पुख्ता हो रही है कि बाबा इस आश्रम से कहीं फरार हो चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस का घेरा, उसको भेद करके बाबा कैसे बाहर गए? लेकिन पुलिस के जो लोग हैं जो अंदर जा रहे थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि बाबा आश्रम के अंदर नहीं है। आपको बता दें कि इस दौरान एक बड़ी घटना हुई थी। जिस दिन हादसा हुआ उसके ठीक अगले दिन आश्रम के अंदर से 8 से 10 गाड़ियां बाहर निकली थी। पुलिस उस वक्त भी मौजूद थी। वो वक्त है जिसको अंदेशा जताया जा सकता है कि इन गाड़ियों में बाबा हो सकता था और बाबा वहां से निकल गया। अगर बाबा वाकई में इस आश्रम के अंदर नहीं है तो ये वो वक्त था 10 बजे के आसपास का, जब कहा यह गया कि तमाम लोग जो आश्रम के जिम्मेदार लोग हैं वो आश्रम में मौजूद थे, वो गाड़ियों से निकले। कम से कम 7-8 गाड़ियों का वो काफिला था, वो यहाँ से रवाना हुआ था। और इसके बाद अब बाबा की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ बाबा के तमाम सेवादार जो उनके कार्यक्रमों में सेवा का काम करते थे, जो उनकी आर्मी में शामिल थे, अलग अलग लोगों को अलग जिम्मेदारी दे रखी गई थी। इन लोगों के ऊपर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। केवल मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में तकरीबन 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमाम वो लोग जो सेवादारी का काम करते थे, उनके घर में पुलिस पहुंची, उनको हिरासत में लिया। इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे ही एक भानपुर में रहने वाले एक शख्स को पहले हिरासत में लिया गया, फिर उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। तो तमाम वो लोग जो बाबा के करीबी हैं उनके पास भी पुलिस पहुंच रही है। और अब क्योंकि एसटीएफ का मूवमेंट भी जिले में देखने को मिल रहा है, एसटीएफ यहां पर पहुंची थी और इसके बाद तमाम ऐसे लोग जो सेवादार बाबा के रहे हैं, जो बाबा के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उन गांवों में भी एसटीएफ पहुंच करके तस्दीक कर रही है कि बाबा कहीं यहां पर तो नहीं है, या उनको बाबा के बारे में कहीं से लीड मिल सके। वहीं बाबा लगातार फरार चल रहा है। तमाम वो लोग जो बाबा में आस्था रखते हैं वो अभी भी बाबा को परमात्मा मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो परमात्मा के स्वरूप है और उनकी वो पूजा करते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जिस परिवार के शख्स की गिरफ्तारी की गई वो भी ये कह रहे हैं कि बाबा के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। भले ही उनके पिता, उनके पति गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा इस पूरे मामले में निर्दोष है। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबा के ऊपर शिकंजा कस रहा है, ऐसे में देखना ये होगा जो एसआईटी की जांच जो सौंपी गई है उसमें बाबा को लेकर के क्या बातें लिखी गई हैं। अगर उसमें कहीं से पुष्टि होती है कि बाबा की इस पूरे मामले में कोई भूमिका हो सकती है या बाबा की जो आर्मी है घुमा फिरा कर एक ही बात निकलकर सामने आ रही, बाबा कहाँ प्रशासनिक अमला भी नहीं जान पाता है। एसटीएफ की टीम, एसओजी की टीम, पुलिस की टीम लगी हुई है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, बाबा साकार हरि का एक और सेवादार गिरफ्तार। सेवादार राम लड़ैत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनपुरी के भानपुर गांव से सेवादार की गिरफ्तारी हुई है। हादसे के वक्त
मौके पर मौजूद था। वहीं पत्नी भी उसकी सत्संग में मौजूद थी। तो मैनपुरी के भानपुर गांव से हुई सेवादार की गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद था ये सेवादार। हाथरस से बड़ी खबर, कथित बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। देवप्रकाश मधुकर हॉस्पिटल में भर्ती। हादसे में मधुकर के भी परिजनों की मौत हुई है। जांच एजेंसी के सामने जल्द करेंगे पेश। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद करेंगे पेश। सत्संग हादसे का मुख्य आरोपी है मधुकर। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम है घोषित। जुलाई के प्रकरण में पता चल रहा है बहुत दुखद मौतें हुई और सेवादार ही आयोजन करता थे और सेवादार के परिवार वालों की ही मृत्यु हुई और वही इंजर्ड हुए। उसी में देव प्रकाश मधुकर जो आयोजन कर्ताओं में थे, इंजीनियर के पद से हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु उनका एफआईआर में नाम है, एफआईआर कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूं, देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं और एसटीएफ एसआईटी के सामने हम उनको बहुत जल्दी पेश करेंगे। जैसे ही डॉक्टर उन्हें स्टेबल घोषित करेंगे, वैसे ही हम मधुकर को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके सामने पेश करेंगे, जिससे जांच में वो पूरी तरह से भाग ले सकें और अपनी बात बता सकें। बस डॉक्टर के स्टेबल होने का इंतजार है। जैसे डॉक्टर स्टेबल उन्हें डिक्लेयर कर देते हैं कि मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ित हैं, उनके सामने सब असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से उनकी संगति को कुचला, मारा और मौत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ है। इसीलिए बहुत जल्दी उन्हें हम पेश करेंगे। हालांकि मुख्य आरोपी को पेश करने की बात कही जा रही है। उससे हॉस्पिटल में वो एडमिट है, डिस्चार्ज होने के बाद, पेश होने के बाद। लेकिन स्पीच अमित का रुख करते हैं। अमित, बाबा का एक रहस्य लोक जो कि गौतम बुद्ध नगर में भी, दूसरी ओर कार्रवाई की भी तैयारी। आखिर गौतम बुद्ध नगर में या कहें नोएडा में बाबा को लेकर क्या कुछ उसका साम्राज्य, जिसे लेकर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। देखिए राहुल, नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के नया गांव में बाबा का एक आश्रम है और इस आश्रम को 2020 से लेकर 2022 तक बनाया गया है। इस आश्रम में 2023 के अंदर बाबा 35 दिन तक रहे। उनके तमाम समर्थक यहां आते रहे। आश्रम के निर्माण की अगर बात की जाए तो डूब इलाके में वो आश्रम बनाया गया, बिना किसी परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए, तमाम जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस आश्रम को बनाया गया। ये बात नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की प्रथम दृष्टया जो जांच है उसमें सामने आया। अब प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम इस आश्रम पर कभी भी कार्रवाई कर सकती है। इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई भी हो सकती है। आसपास के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि शनिवार और रविवार को बाबा यहाँ पर आए या ना आए, लेकिन भजन कीर्तन इस आश्रम के अंदर किया जाता है और जो भी सेवादार यहाँ पर इसकी देखरेख करते हैं, उन्हीं के साथ अन्य लोग भी यहाँ शरीक होते हैं। लेकिन जिस वक्त भगदड़ मची और ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से इस आश्रम की देखरेख करने वाले तमाम जो लोग हैं वो फरार हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल जांच का इंतजार था। जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है। दादरी तहसील के अधिकारियों ने जांच की है और यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई है। इस निर्माण को शुरुआती तौर पर पाया गया है कि अवैध रूप से बनाया गया है, बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। इस अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 3 बीघे के आसपास की जो जमीन है उस पर इस आश्रम का निर्माण किया गया
और पूरी तरीके से तमाम जो फैसिलिटी हैं, बाबा को किसी तरीके की समस्या ना हो, वो तमाम फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है। बाकायदा जनरेटर यहाँ पर लगाया गया है। इस इलाके की बात की जाए तो बिजली कनेक्शन देने में आनाकानी बिजली विभाग इसलिए करता है ताकि यहाँ अवैध अतिक्रमण ना हो पाए, इसीलिए जनरेटर की व्यवस्था की गई है। बाबा जब यहाँ पर रहे थे तो जनरेटर की व्यवस्था का भरपूर प्रयोग किया गया था। इसी के जुड़ी हुई बात अगर राहुल आगे बढ़ाएं तो एपी सिंह द्वारा कुछ देर पहले जो बयान भेजा गया था, उस बयान में जो मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी है मधुकर, उसको लेकर एपी सिंह द्वारा बयान भेजा गया। एपी सिंह से हमारी बात भी हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मधुकर अस्पताल में भर्ती हैं। आपको याद होगा अभी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने की भी बात की गई थी, लेकिन शायद पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मधुकर अस्पताल में भर्ती है। अब एपी सिंह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो हार्ट पेशेंट हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उनके परिवार के कुछ लोगों की मौत होने की भी बात एपी सिंह यहाँ पर कहते हुए नजर आए और उनके द्वारा इस बात को भी कहा गया कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे एसआईटी हो चाहे एसटीएफ हो, उसके सामने मधुकर को पेश किया जाएगा। मधुकर पेशे से इंजीनियर, माहौल बनाया तो केस को दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश जो है एपी सिंह की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वकील हैं बाबा के और उनके तमाम जो भी लोग इसमें एफआईआर में दर्ज हैं, उन सभी के वकील हैं। तो बचाव करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका सहारा जरूर एपी सिंह लेंगे। फिलहाल जिस तरीके का बयान सामने आया है एपी सिंह का, उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल में भर्ती है। ये बात स्पष्ट नहीं की गई है कि वो एटा में हॉस्पिटल में भर्ती है या कौन से जिले के अस्पताल में भर्ती है। इस बयान के आने के बाद अब हो सकता है पुलिस की टीमें एपी सिंह से संपर्क करें और अस्पताल के बारे में जानकारी करने के बाद जो मधुकर हैं उनसे पूछताछ करें, क्योंकि पिछले जो गिरफ्तारियां हुई थी उन गिरफ्तारियों के बाद इस तरीके की जानकारी सामने आई थी कि उन लोगों के द्वारा कई और लोगों के नाम लिए गए थे। तो मधुकर क्योंकि पुलिस की प्राथमिक जांच में एक मेन कड़ी माना गया, सूत्रधार माना गया और इस पूरे भगदड़ के पीछे का जिम्मेदार मधुकर को माना गया, तो मधुकर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो हो सकता है आज शाम तक पुलिस की टीम अस्पताल में जाए, अस्पताल में जाकर मधुकर से उस समय की सिचुएशन क्या थी, वहां भीड़ आने की जो परमिशन ली गई थी उसमें भी मधुकर का रोल था, तो परमिशन लेने के लिए कितने लोगों की संख्या बताई गई और जब संख्या बढ़ी तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी कि यह संख्या ज्यादा है और किसी तरीके का हादसा हो सकता है। तो तमाम तरीके की लापरवाही, जिस तरीके से पुलिस की जांच में मधुकर की भूमिका आई है, तो कई तरीके के सवाल उनके ऊपर खड़े होते हुए जरूर दिख रहे हैं। फिलहाल कई चीजें हैं, ओवैस हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, कई चीजें, जिस तरीके से बाबा कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, छापेमारी हो रही है, कार्रवाई दूसरी ओर जारी है, आरोपी जो बनाए गए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी के बारे में खुद वकील बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट है, डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जाएगा, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है। यह कहा जा सकता है कि आखिर इस पूरे मामले में ओवैस गलती को लेकर एक एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी वो सामने नहीं, बाबा वो सामने नहीं, आखिर जांच किस दिशा में घूम रही है जो जांच टीम बनाई गई है? बिल्कुल राहुल, देखिए जो जांच टीम थी पूरी, उसने अपनी पूरी जांच की और जांच करने के बाद जो आज एसआईटी की खासतौर पर अगर बात की जाए तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पर पहुंच चुकी है। सवाल ये है जांच क्या हुई है, क्योंकि अभी तक कोई भी आरोपी जो मुख्य आरोपी है उससे बात नहीं हो पाई, बाबा से बात नहीं हो पाई। रिपोर्ट कैसे बनाई गई होगी, एसआईटी के ऊपर भी कहीं इस पर सवाल ना खड़ा हो जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अगर एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, जो रिपोर्ट एसडीएम ने डीएम को दी थी, तो उस पर तो सवाल का चिन्ह लगना, क्वेश्चन मार्क लगना अपना आप में लाजमी बनता है, क्योंकि गुनाहगार कौन है, आखिरकार दोषी कौन है, ये अपना आप में सवाल है और जिम्मेदारी का यह सवाल है। जिम्मेदार लोग मांग रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है इस पूरे हादसे का, क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी के घर पे ताला है। एक मुख्य आरोपी जो देवप्रकाश मधुकर है उसी के घर पे ताला नहीं है, बल्कि उस गली में 4-5 से ज्यादा ऐसे मकान है, क्योंकि जब कल हम ग्राउंड जीरो पे गए थे तो वहां पर सभी जगह पर ताले लगे हुए नजर आए और ताले उन्हीं लोगों के मकान पर वहां पर लगे हुए हैं जो खास तौर से आरोपी हैं, जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया है। देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है, लेकिन उसकी जो बात कही जा रही है, एपी सिंह का बयान सामने आ रहा है, वकील खुद इस बात को अपनी बता रहा है कि वो हृदय के रोगी हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट है और अस्पताल के अंदर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन वकील को पता है कि कौन से अस्पताल में उपचार चल रहा है, पुलिस की निगाहें अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कहाँ गई पुलिस की सारी व्यवस्थाएं, कहाँ गए पुलिस की सर्विलांस, कहाँ के सारे उपकरण जो एक
देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य आरोपी है उसका पता नहीं लगा पा रही, क्योंकि अभी इस पूरे हादसे की अगर बात की जाए तो इसमें 50 घंटे का समय लगभग बीत चुका है और 72 घंटे 3:30 बजे के बाद अब जब गुजर जाएंगे तो बहरहाल सी बात है कि पुलिस के ऊपर भी सवाल दे निशान है। आखिरकार जिम्मेदारी की अगर बात की जाए, 80,000 की जब उस ग्राउंड के अंदर में जहां पर बाबा अपने प्रवचन दे रहे थे उसके लिए परमिशन जारी की गई थी, वहां पर 2.5 लाख आदमी पहुंचे। पुलिस की क्या व्यवस्थाएं थी, पानी की क्या व्यवस्था थी, हवा की क्या व्यवस्था थी, सभी पर प्रशासन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की थी, तब समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि अब कोई भी अगर कार्यक्रम होगा तो उसके लिए आयोजकों को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। लेकिन वो शपथ पत्र कहाँ है? वो शपथ पत्र जिलाधिकारी हाथरस ने अब तक क्यों नहीं दिखाया? आखिरकार क्या एक प्रार्थना पत्र को चारों तरफ घुमा दिया गया? और वो जो प्रार्थना पत्र चारों तरफ घूमी, यही कारण है कि जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर नहीं गए, धरातल पर नहीं गए और निरीक्षण नहीं किया। यही निरीक्षण न करने की वजह आज सबसे बड़े इस हादसे को दावत देता हुआ ये हादसा खड़ा हुआ है और प्रशासन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। अभी फिलहाल हाथरस के अंदर हमारी मौजूदगी है। शलभ माथुर जो आईजी हैं वो लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाथरस पर लगातार 3 घंटे बैठे रहे, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो वो जवाब देने के लिए अपनी चुप्पी साधते हुए निकल गए। प्रशासन के आला अधिकारी जवाब नहीं देना चाहते हैं, गूंगे बने हुए हैं, आंखों से देख रहे हैं, जबान नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। लगातार 123 अगर लोगों की बात की जाए, उनका घर, उनका परिवार, किसी के बच्चे के मासूम की किलकारी उजड़ गई, किसी के चश्मोचिराग खत्म हो गया, किसी का सुहाग खत्म हो गया, किसी की महिलाएं, आपने कोई तस्वीरें दिखाई थी हमने कि वहां पर महिलाओं के पर्स ही पर्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिन जो कंधों पर पर्स डाल के आई थी, आज उनके पति पीएम कराने के बाद उनकी लाशों को जलाते हुए अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। बहरहाल सी बात है राहुल कि पूरी तरह से प्रशासन दोषी है, क्योंकि प्रशासन की निगाह कहां सोई हुई थी? इतना अंधा प्रशासन कैसे हो सकता है कि 2.5 लाख का मजमा प्रशासन की नाक के नीचे को निकल कर जाए और प्रशासन को सोच तक ना है? क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ उसके बाद लखनऊ पुलिस मुख्यालय तक सूचना पहुंचने में 3 घंटे लग गए। जहां एक फोन से विदेश तक में बात हो पाती है, वहीं एक प्रदेश के अंदर यानी कि अगर कहा जाए लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से भी कम का रास्ता लखनऊ का है। अगर चारों तरफ से घूमकर भी जाएं तब भी वहां पर सूचना 3 घंटे के बाद पहुंची है। अपना आप में कई बड़े सवाल पैदा करता है। प्रशासनिक अधिकारियों पर लगातार क्वेश्चन मार्क खड़ा सवाल तो है जिस तरीके से, हालांकि हर कोई सवाल उठा रहा है प्रशासनिक अमले पर, लेकिन सवाल उन्हें जिन पर जिम्मेदारी भी आती श्याम, जिस तरीके से बाबा सामने नहीं आए कि बाबा ने ऐसा क्या कहा था कि भीड़ को रोका गया, या फिर वो सेवादार अपनी मनमानी कर रहे थे, जो मुख्य आरोपी है वो भी सामने आया, कुछ बताया, तब जाकर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सवाल केपी सिंह बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है वो हॉस्पिटल में है, दूसरी ओर बाबा कहां है, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बिल्कुल, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और हादसे के बाद जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा की बनती है। भले ही वो उन्हें हादसे का दोषी न माना जाए, वो हादसे के पहले वहां से रवाना हो गए, लेकिन भीड़ उनको देखने ही आई थी। भीड़ उनको प्रभु और ईश्वर मानती है और उनके दर्शन करने के लिए वहां पर आई थी, उनके सत्य वचन को सुनने के लिए आई थी। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पब्लिक के बीच में आना चाहिए, उन्हें अपनी बात को रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक इंतजाम की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक इंतजाम पूरी तरीके से नाकाम रहे। 80,000 की भीड़ की अनुमति थी और जब भीड़ की अनुमति ली जाती है तो जो आयोजक होता है वो बताता है कि वो किस तरीके से इन 80,000 लोगों को मैनेज करेगा, उसके लिए कितने लोगों की टीम लगाई जाएगी। लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, उससे 3 गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा भीड़ पहुंची, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए थी, LIU को नजर रखनी चाहिए थी कि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है तो उसे रोका जाए। अब ऐसे में जब ये पूरा हादसा पेश आ गया है तो अपनी गर्दन बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अमला अपनों की गर्दन बचाने में दूसरों को नापने में जुटा हुआ है। एक तरफ जहां सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की है, जिन्होंने अनुमति दी और इसके बाद जिन्होंने निगरानी नहीं की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेवादार जो सेवा में लगे हुए थे उनकी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उसके ऊपर जो बाबा बैठा हुआ है